हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फिजिक्स क्लास 11th का बहुत शानदार चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और अब हम आ गए हैं उसके बहुत ही जरूरी टॉपिक के ऊपर, विच इज नथिंग बट रेडियस ऑफ बबल। ये सिर्फ एक बबल की बात नहीं होगी, यहां पे मल्टीपल बबल्स होंगे, वो कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद जो रिजल्टेंट बबल बनेगा उनका रेडियस क्या होगा वो हम निकालने का यहां पे ट्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सेसिव प्रेशर, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो जो भी प्रीरिक्विजिट होगा उसको भी कवर अप करते हुए चलेंगे, बेफिक्र रहिए। तो चलिए बिना समय लगाए पहले जरा स्टार्ट कर लें, इसकी थोड़ी सी जो थ्योरी है ना जरा उसको देख लेते हैं, उसके बाद पूरी कहानी पे डीप डाउन टाइप करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, कंसिडर टू सोप बबल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, मतलब दो सोप बबल्स हैं, पहले वाले का रेडियस होगा R1 के बराबर और दूसरे वाले का जो रेडियस होगा वो होगा R2 के बराबर। इफ V1 एंड V2 आर द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सोप बबल्स, जो दो आप सोप बबल्स लेकर के चल रहे हैं उनका वॉल्यूम क्या होगा, पहली वाली का V1 ले लेना, दूसरी वाली का V2 ले लेना। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा, सोप बबल मतलब बेसिकली स्फीयर। ठीक है, और जब आप स्फीयर की बात करेंगे तो यहां पे स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है दिस इज बेसिकली 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा के रखना। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यहां पे ना सोप बबल और लिक्विड ड्रॉप में एक सबसे बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होता है जो कि होता है फ्री सरफेस का। किसका होता है बेटा, फ्री सरफेस का। तो जरा देख लिया जाए कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय फ्री सरफेस, और ये कोई ना मतलब ऐसा टॉपिक नहीं कि आप उसको लेट गो कर दें, बिकॉज ये आपके डेरिवेशन में बहुत ही प्यारा खेल खेल जाता है। अगर आपको फ्री सरफेस के बारे में जानकारी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं डेरिवेशन में अटक जाओगे और आखिरकार वो डेरिवेशन गलत हो जाएगा। और वो गलती भी ऐसी होती है कि लोगों को लगता नहीं कि वहां पे गलती हो रही है ना, सब सही तो चल रहा है, प्रेशर डाल तो दिया, एरिया डाल तो दिया, वॉल्यूम निकाल तो लिया, सब सही लगता है, लेकिन आखिरी में जो आपका आंसर आएगा ना वो सही नहीं होगा, बिकॉज आपको फ्री सरफेस का कंटेंट नहीं पता है। अब कैसी गलतियां होती हैं, क्या फंडा होता है, वो पूरा बता रहा हूं, तो जरा गौर करना। पहली बात, मेरे साथ साथ लिखते हुए चलना पहले तो। ठीक है, अगर आप फ्री सरफेस की बात करेंगे, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, तो लिक्विड का वो सरफेस जो कि एयर के कांटेक्ट में होता है, क्या बोला मैंने, लिक्विड का वो सरफेस जो कि एयर के कांटेक्ट में होता है, उस सरफेस को बस कहा जाता है फ्री सरफेस। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्या बोलते हो चमका, तो फ्री सरफेस क्या होता है, फ्री सरफेस इज द सरफेस ऑफ लिक्विड, free surface is the surface of liquid, free surface is the surface of liquid which is in contact with air, which is in contact with air। तो लिक्विड का वो सरफेस जो कि एयर के कांटेक्ट में होता है उसे कहा जाता है फ्री सरफेस। अब आप सोच सकते हो कि सर वैसे तो एयर के कांटेक्ट में हर ही चीज होती है, तो इसमें क्या नई बात क्या है, तो नई बात क्या है वो आपको अब जानने को मिलेगा। देखिए आपको बस दो फंडा क्लियर रखना है। पहले मैं आपसे बात करूंगा फॉर सोप बबल, ठीक है, या पहले एक काम करते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज है लिक्विड ड्रॉप, पहले जरा लिक्विड ड्रॉप के बारे में आपसे बातचीत कर ली जाएगी, और उसके बाद फिर मैं आपको कहानी सुनाता हूं फॉर सोप बबल। बिल्कुल कहानी जैसा ही है, बस मैं जो बोल रहा हूं वो सुनते हुए चलना, जहां मैंने बोला नोट करो उसको नोट करते हुए चलना। आपको फील होगा कि लेक्चर खत्म होते होते तक ये जो टॉपिक है वो आपका लिटरली बहुत स्ट्रांग हो गया, ये जो टॉपिक है वो आपका लिटरली बहुत स्ट्रांग हो गया। अब मैं आपसे ना इस पॉइंट पे एक सवाल पूछने वाला हूं, इसका जो भी आंसर होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के दे देना है बकायदा टाइम स्टैम्प के साथ, जैसा कि आप लोग करते भी हैं, और मैं आपके हर आंसर को लिटरली पढ़ता हूं। ठीक है, कि आपने बोला कि सर इस वाले टाइम स्टैम्प पे आपने ये सवाल पूछा और ये रहा हमारा आंसर, तो मैंने पढ़ा है उस चीज को। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि प्लीज कीप डूइंग दैट। इससे समझ में आता है कि आपको लेक्चर्स कितने पसंद आ रहे हैं, कितने आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब जरा गौर करें, यहां पे दो चीजें आ गई हैं, एक आ गया लिक्विड ड्रॉप और दूसरा आ गया सोप बबल। अगर आप लिक्विड ड्रॉप की बात करते हैं, फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि हमारे पास एक ये सरफेस है, ठीक है, और यहां पे सरफेस की जरूरत नहीं फिलहाल। अगर मैं लिक्विड ड्रॉप की बात करूं, जैसे मान ली पानी की बूंद अगर गिर गई कभी, तो जब पानी की बूंद गिरेगी ना तो वो दरअसल ऐसा उसका सरफेस हो जाता है, बिकॉज आप जानते हैं मैंने कहा था एक सवाल पूछूंगा आपसे, बताइए जरा मुझे अगर ये वाटर है,
अगर ये क्या है, वाटर है, तो वाटर में अधेसिव फोर्स डोमिनेट होता है या कोहेसिव फोर्स डोमिनेट होता है, ठीक है। और जब इसका आंसर आप लिख रहे होगे ना, तो एक और काम कर देना, सेम काम मर्क्यूरी के लिए कर देना। मर्क्यूरी के लिए जरा आंसर कर देना कि मर्क्यूरी वाले केस में अधेसिव फोर्स ज्यादा डोमिनेट होता है या कोहेसिव फोर्स ज्यादा डोमिनेट होता है, ठीक है। चलो चलो चलो, काम कर दिया, आंसर लिख करके आ गए। चलो अब एक काम करो बेटा, वापस आओ, वीडियो को प्ले करो। अब देखो, अगर आप वाटर की बात करते हैं ना, तो वाटर के अंदर क्या होता है, टेंडेंसी होती है दूसरे एलिमेंट्स में चिपकने की, ठीक है, दूसरे सरफेसेस में चिपकने की टेंडेंसी ज्यादा होती है वाटर के अंदर। तो वाटर का जो अधेसिव नेचर है वो डोमिनेट होता है, वाटर का कोहेसिव नेचर कमजोर होता है। अगर आप मर्क्यूरी की बात करेंगे बेटा, तो मर्क्यूरी में क्या होता है, मर्क्यूरी में टेंडेंसी होती है कि वो अपने मॉलिक्यूल्स को पास 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 और पास और पास और पास रखेगा, ठीक है। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स को एकदम सिमटा करके रखेगा, तो इसका कोहेसिव नेचर बहुत तगड़ा, किसका, मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी का जो कोहेसिव नेचर है वो बहुत तगड़ा होता है एज वेन कंपेयर टू इट्स ओन अधेसिव नेचर। दूसरे में चिपकने का ट्राई नहीं करता मर्क्यूरी, ठीक है। तो इस लिहाज से पता है क्या होता है, मर्क्यूरी जो है ना वो जरा सा इंट्रोवर्ट नेचर का है। मर्क्यूरी जो है वो जरा सा इंट्रोवर्ट नेचर का है, वो अपने आप को सिमटा करके रखने का ट्राई करता है। उसका जरा फ्रेंड्स ग्रुप का सर्कल बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, गिने मतलब बहुत गिने चुने उसके एकदम चुनिंदा दोस्त है, उन्हीं के साथ उठना बैठना खाना पीना खेलना कूदना, ठीक है। अब अगर आप वाटर की बात करें, भैया इसको ग्लास में डाल दो, ग्लास को गीला कर देगा, इसको पेपर के सरफेस पे डाल दो, पेपर का सरफेस गीला कर देगा, मतलब सब में चिपकने का ट्राई करता है। तो ये जो वाटर है ना वो एक्सट्रोवर्ट नेचर का होता है, ठीक है। इसका अधेसिव नेचर ज्यादा और कोहेसिव नेचर कम, जबकि मर्क्यूरी का कोहेसिव नेचर ज्यादा और अधेसिव नेचर कम। समझ गए आप इस पूरी बात को? चलें क्लियर करें। एग्जाम्पल पल्ले पड़ा, बताओ बताओ बताओ, एग्जाम्पल चमका, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो जब लिक्विड ड्रॉप की बात की जाएगी बेटा आपसे, तो लिक्विड ड्रॉप में ऐसा कुछ सरफेस बन गया। अब आप लोग जरा गौर फरमाइएगा अच्छे से, मैं इस सरफेस को थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूं आप लोग के लिए। ये बन गया हमारे पास लिक्विड का सरफेस, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करें, यहां तक कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करेगा बेटा, इसका जो ये अंदर का सरफेस है क्या वो एयर के कांटेक्ट में है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप इस अंदर के सरफेस की बात करेंगे तो इसके पास तो भैया हवा का नामो निशान नहीं है। इसके ऊपर अगर आप चेक करो तो सिर्फ लिक्विड लिक्विड, पानी ही पानी, पानी ही पानी, ठीक है। तो ये वाला फ्री सरफेस नहीं है। ये जो इसके ऊपर का सरफेस है, यहां पे इसके ऊपर क्या है, सिर्फ एयर है। सो दिस इज फ्री सरफेस। तो यहां पे सिर्फ एक ही फ्री सरफेस होता है, ओनली वन फ्री सरफेस। किसकी बात करी बेटा आपने? ये आपने बात करी है किसकी? लिक्विड ड्रॉप की बात करी है, ओनली वन फ्री सरफेस, ठीक है। लेकिन जब आप बात करेंगे सोप बबल की, ठीक है, जब आप किसकी बात करेंगे बेटा? सोप बबल की बात करेंगे। आ जाओ भाई, ये रहा सोप बबल, ठीक है। अब भाई साहब इसका बताओ, इसके पास कितने फ्री सरफेस होंगे? जल्दी बताओ उसके पास कितने फ्री सरफेस होंगे। टाइम स्टैम्प को मार्क कर लिया, जल्दी जाओ कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर डाल दिया। चलो कूद के वापस आ जाओ बेटा। इसके अंदर वाला जो सरफेस है वो भी एयर के ही कांटेक्ट में है। देखो ना, इसको मैं बोल्ड कर दूं क्या जरा सा? ये रहा हमारे पास में सोप बबल, ये रहा हमारे पास में बेटा सोप बबल, ठीक है। इसके अंदर भी हवा है, इसके बाहर भी हवा है, तो इसके अंदर भी क्या होगा बेटा? फ्री सरफेस, फ्री फ्री फ्री। इसके अंदर भी फ्री है और इसके बाहर भी, मतलब ये वाले सरफेस को देख लेना, इसका जो ऊपर का हिस्सा है बहुत बारीक काम है, लेकिन ये जो इसके ऊपर का हिस्सा है भाई ये भी फ्री सरफेस है, और इसके जो अंदर का हिस्सा है ये भी फ्री सरफेस है। तो दो है इसके पास फ्री सरफेस। समझ गए आप पूरी बात को बेटा? पूरा फंडा क्लियर हो गया आप लोग को पक्का? तो इसके पास हो जाएंगे कुल मिलाकर के दो फ्री सरफेसेस, ठीक है। तो प्लीज इसको अच्छे से दिमाग में रखना कि लिक्विड ड्रॉप के पास सिर्फ एक ही फ्री सरफेस है और सोप बबल के पास कुल मिलाकर के दो फ्री सरफेसेस है, ठीक है। इसको आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं एक और नया सवाल, ठीक है। जल्दी बताओ बेटा कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेसिव प्रेशर कितना होता है? एक्सेस प्रेशर का हम लोग बाकायदा से डेरिवेशन भी कर चुके थे। तो एक्सेस प्रेशर लिक्विड ड्रॉप के अंदर क्या होगा और एक्सेस प्रेशर सोप बबल के अंदर क्या होगा? इन दोनों का आंसर चाहिए फुर्ती में, ठीक है। गए कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दिया, टाइम स्टैम्प मार्क करके। चलो ठीक है, अब जरा वापस आ जाओ, जरा देखें बेटा। तो जब लिक्विड ड्रॉप की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी? जब लिक्विड ड्रॉप की बात की जाएगी तो इसका जो एक्सेस प्रेशर होता है वो होता है 2s/r,
सही बात है, एकदम एक तरफा बात है। लेकिन जब सोप बबल की बात की जाएगी बेटा, तो सोप बबल के पास होते हैं दो फ्री सरफेसेस, तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला भी हो जाता है डबल। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 4S/R। इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तक कोई मसला, यहां तक कोई परेशानी, कोई भी दुख दर्द तकलीफ तो नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, चाहो अगर तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ले लो ले लो ले लो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये वाला फंड अपना पूरा डन था, ठीक है। अब याद क्या रखना है आपको, आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ सोप बबल को, कि उसके अंदर एक्सेसिव प्रेशर कितना होता है, वो होता है 4S/R, जहां पर S क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। और क्या वो सिर्फ फोर्स है? अब एक और काम करो, जल्दी जाओ और बताओ सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है। जल्दी बताओ सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है। टाइम स्टैम्प को मार्क कर दिया, कमेंट सेक्शन में चले गए, आंसर लिख करके आ गए होगे। अब जरा वीडियो को वापस से प्ले करो और जरा देख लो। सरफेस टेंशन ना सिर्फ फोर्स नहीं होता है बेटा, ये बहुत बड़ी गलती होती है। सरफेस टेंशन सिर्फ फोर्स नहीं होता है, दिस इज बेसिकली फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। इसी वजह से इसकी जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है न्यूटन पर मीटर। इसी वजह से इसकी यूनिट क्या हो जाती है बेटा, न्यूटन पर मीटर। और सरफेस टेंशन के जो फोर्सेस होते हैं ना, बेसिकली वो ट्राई करते हैं, दे ट्राई टू कीप द एरिया मिनिमम। सरफेस टेंशन के जो फोर्सेस होते हैं वो ट्राई करते हैं कि वो लिक्विड सरफेस का जो एरिया है वो मिनिमाइज करके रखेंगे, ठीक है। दे ट्राई टू कीप द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड मिनिमम। They try to keep the surface area of the liquid minimum। ये उनकी चाहत होती है, ये उनकी आरजू होती है कि भाई कैसे भी करके लिक्विड सरफेस जो है ना वो मिनिमाइज रहे, मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करके रखे, ठीक है। चलो इस बात को आप समझ गए। तो जो आपने कमेंट सेक्शन में लिखा होगा, उम्मीद करता हूं कि सही आंसर रहा होगा न्यूटन पर मीटर। गलत भी हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, सीख लिया अपन ने, सीख लिया, सीखने का ही तो काम कर रहे हैं। चलो आगे बढ़े आगे बढ़े। अब जरा एक बात पे गौर करना, एक टर्म मैं आप लोग को बता दूं बेटा, आइसोथर्मल, ठीक है। एक टर्म मैं आप लोग को बता दूं बेटा, आइसोथर्मल। अब भाई साहब ये वापस एक सवाल पोस्ट किया आपके सामने, मैं बोलूं ना बोलूं, अगर लगे कि सर यहाँ पे हमसे बात करना चाह रहे थे, सर हमसे एक सवाल पूछना चाह रहे थे, तो भावनाओं को समझ लिया करो। तुम समझ गए ना कि तुमसे मैंने सवाल पूछा है कि आइसोथर्मल क्या होता है बेटा, बाद में बताऊंगा। गए कॉमेंट सेक्शन में, आंसर लिख दो, चलो आ जाओ, ठीक है। वीडियो को वापस से प्ले करो। आइसोथर्मल का मतलब बेटा ये होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो, वो चेंज ना हो रही हो, ऐसे प्रोसेस को कहा जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब एक बहुत ही शानदार स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन आप लोगों ने अगर सुनी हो तो जो कि ऑब्वियसली वो होती है PV इज इक्वल्स टू nRT। PV इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, nRT। इसमें P क्या होता है, इसमें P से फिजिक्स या प्रतीक से नहीं है, इसमें P से होता है प्रेशर, और इसमें V से क्या होता है, इसमें V होता है वॉल्यूम के लिए, इसमें N होता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, R होता है, R यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है, और T यहाँ पे होता है टेम्परेचर। तो अगर 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 आइसोथर्मल प्रोसेस है, N और R तो बचपन से ही कांस्टेंट थे, ठीक है, तो यहाँ पे जो T है अब बस उसी पे दारोमदार था। अब प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल तो T स्वयं कांस्टेंट हो गया, तो राइट साइड का पूरा मसला ही कांस्टेंट हो गया ना। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा किसके लिए, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा तब बेटा जब T स्वयं कांस्टेंट हो, तो ये आ जाएगा इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस बात का आप जिक्र करेंगे ओनली इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, ओनली इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। आ गई ये वाली पूरी बात समझ बेटा, आ गई ये वाली पूरी बात समझ, पक्का श्योर हो? तो एक काम करो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को फिर अपन यहीं से आगे बढ़ाते हैं। हो गया हो गया हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। बहुत बढ़िया, क्लियर दिस अप, क्लियर दिस अप। अब जरा गौर करना, यहाँ पे बातचीत किस बारे में होने वाली है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कंबाइंड बबल। अरे दो बबल थे, दोनों को क्या करा, दोनों पास पास आ गए, और पास और पास और पास चिपक गए और बना एक नया बबल, ठीक है। ये दोनों गायब हो गए, इन दोनों को मिला करके बना एक नया बबल। अब मैं अगर तुमसे पूछूं, जो कि एक बहुत ही कॉमन तरह का डाउट होता है, जो कि बड़ा कॉमन डाउट होता है बेटा, एक बबल ही है और एक बबल ही है, ठीक है, और दोनों को मैंने क्या है कि एकदम चिपका दिया, ठीक है। पहले वाली का रेडियस क्या है R1
और जो दूसरी वाली है इसका रेडियस कितना है, मान ले R2, ठीक है। अब जब इन दोनों को कंबाइन करके जो एक बड़ा वाला बबल बनेगा, तुम्हें क्या लगता है इसका रेडियस क्या होना चाहिए? तो काफी लोग सोचते हैं एकदम ऐसा कि अरे पहले वाले का रेडियस R1, दूसरे वाले का रेडियस R2, जब दोनों को जोड़ दिया तो जो कंबाइंड बबल बनेगा उसका रेडियस R1 प्लस R2 होना चाहिए। नहीं बेटा, अगर इतना ही आसान होता तो इस पर अलग लेक्चर क्यों लेकर के आते, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स टफ है, इसका मतलब ये है कि बेटा ये चीजें तो होती नहीं है। अब अगर तुम कभी देखो कि यार ये बबल जुड़ के ऐसे R1 प्लस R2 क्यों नहीं हो गया, तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। इसका आंसर मिलेगा आपको फिजिक्स के रिलेटेड वीडियो के अंदर ही ना, ठीक है। तो चलिए यही रहा वो वीडियो आपके लिए। तो अब यहाँ पे आपको निकालना है कि कंबाइंड बबल जो होगा उसका रेडियस क्या होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसके लिए फंडा क्या होता है, इसके लिए फंडा जो है ना वो प्रेशर और वॉल्यूम से होते हुए गुजरता है। अब यहाँ पे जब ये दो बबल्स ना आपस में कंबाइंड हो रहे हैं बेटा, जब ये दो बबल्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है कि ये जो पूरा प्रोसेस है कॉम्बिनेशन का, ये हो रहा होता है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। ये हो रहा होता है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, ठीक है। और जब आइसोथर्मल कंडीशन के अंतर्गत ऐसा काम होगा तो पीवी किसके बराबर, पीवी कांस्टेंट हो जाएगा। तो मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है इनिशियली, ठीक है, बबल्स के जुड़ने के पहले का, वो हो जाएगा प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर फाइनली। फाइनली मतलब बबल के जुड़ने के बाद, बबल्स के जुड़ने के बाद जो होगा प्रोडक्ट वो, और इनिशियल मतलब बबल जब नहीं जुड़े थे उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा बकायदा से कांस्टेंट, ठीक है। चले अब जरा थ्योरी वाइज क्या सपोर्ट हमको मिला जरा वो देख लिया जाए। कंसिडर टू सोप बबल्स जिसमें रेडियस है एक का R1 R2, वो अपन देख चुके। वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई R क्यूब, और पहले वाले का रेडियस R1 था तो पहले वाले का रेडियस R1, वॉल्यूम V1, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए इफ S बी द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सोल्यूशन, ठीक है। सोप सोल्यूशन का जो सरफेस टेंशन था वो S के बराबर था, तो उसी सोप सोल्यूशन में से दो बबल को चिपका लिया गया तो दोनों का सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली S के बराबर, ठीक है। इफ P1 एंड P2 आर द एक्सेस प्रेशर, इसलिए मैंने आपसे एक्सेस प्रेशर की बातचीत पहले ही कर ली। हम सोप सोल्यूशन की बातें कर रहे हैं तब से, तो ऑब्वियसली यहां पे सोप बबल के अंदर क्या एक्सेस प्रेशर काम कर रहा होगा उसकी बातचीत करेंगे, जो कि होता है 4S/R। 2S/R मत बोलना, वो होता है लिक्विड ड्रॉप के अंदर, ठीक है। सोप सोल्यूशन सोप बबल में क्या होता है बेटा 4S/R। इट्स एज सिंपल एज दैट। आगे पूरी बात समझ चलो। अब जरा गौर करें कि यहाँ पे 4S/R तो हो चुका है, अब एग्जैक्टली रेडियस कैसे निकलेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ बेटा गौर करो। दो बबल्स हैं अपने पास, एक बबल ये रहा और एक बबल बनाते हैं इससे बड़ा, एक बबल ये रहा, ठीक है। जरा रेडियस देख लिया जाए इसका। इसका जो रेडियस है बेटा वो R1 के बराबर है और इसका जो रेडियस है बेटा वो R2 के बराबर है, ठीक है। इसका रेडियस R1 था और इसका स्वयं रेडियस जो था वो R2 था, ठीक है। तो अब होता क्या है, इन दोनों को जब कंबाइन कर दिया ना, तो कंबाइन करने के बाद जो बना एक बबल, शानदार सा बड़ा सा बबल बना, वो इसका रेडियस क्या होगा वो तो नहीं पता, वही तो निकालना है इसका रेडियस, इसका रेडियस ही तो निकालना है, ठीक है। चलें करें जरा कार्यक्रम। इसका रेडियस क्या होगा, लेट्स सपोज अभी उसको अपन R बोल देते हैं, इसके रेडियस को अभी अपन क्या बोल देते हैं बेटा, R बोल देते हैं। चलिए आगे बढ़े। इनिशियल केस था, फाइनल केस था, ठीक है। सिंस द प्रोसेस इज एंटायरली आइसोथर्मल, ठीक है, तो इसमें मैं लिख दूं कि सिंस द प्रोसेस ऑफ soap bubble combination, since the process of soap bubble combination is entirely isothermal, ये जो पूरा प्रोसेस है बेटा ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इज एंटायरली आइसोथर्मल, देयरफॉर होना ये है कि P इंटू वी होने वाला है कांस्टेंट, होना ये है कि P इंटू वी क्या होने वाला है बेटा, ये होने वाला है कांस्टेंट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, चलो ठीक है। अब जरा कहानी को इसी के बाद से स्टार्ट किया जाए। देखो पहले प्रेशर पहली वाली का, वॉल्यूम पहली वाली ड्रॉप का,
प्रेशर दूसरी वाली का, वॉल्यूम दूसरी वाली ड्रॉप का, इज इक्वल टू, इनिशियली हो चुका है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर P इंटू वी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या कि इनका प्रोडक्ट इनिशियली, इनका प्रोडक्ट फाइनली दोनों बराबर होंगे। तो इनिशियली ये रहा इनका प्रोडक्ट P1 V1 इसका, P2 V2 इसका, ऐड कर दिया, इज इक्वल टू ये रहेगा फाइनल, मतलब P2 इंटू V2 अरे P2 इंटू वी टू नहीं, P इंटू वी। आ गया पूरा समझ, ठीक है। अब जरा गौर करें, P1 का मतलब होता है एक्सेस प्रेशर जो पहले वाले पे था, तो ये आ जाएगा 4S/R1। बेटा S1 वाली गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है, बिकॉज क्यों, एक सोप सोल्यूशन, एक ही सोप सोल्यूशन से दोनों इस सोप बबल को वहां से उचका लिया गया, ठीक है। तो अगर ये दोनों दोनों जो सोप के बबल्स हैं वो एक ही सोप सोल्यूशन से निकाले हुए हैं, तो अब एक सोप सोल्यूशन, एक ही सरफेस टेंशन, तो फिर दोनों ड्रॉप का सरफेस टेंशन भी बाकायदा से सेम हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो सरफेस टेंशन दोनों का अलग थोड़ी, सेम ही है, ठीक है। 4S/R1। उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है बेटा, तो वॉल्यूम होता है बेटा 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। आर मतलब क्या, पहली वाली का है तो R1 का क्यूब, प्लस, अब जरा गौर करो, ये P2 का मतलब क्या होता है 4S/R, तो 4S/R2। और उसके बाद वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम तो वही होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब R2 का क्यूब। समझ ला, इतना चमका पूरा, पक्का क्लियर है। तो अपने पास ये आ गया, अपने पास P1 V1, ये आ गया अपने पास P2 V2, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू क्या है, P इंटू वी। अब यार ये P इंटू वी क्या होगा इसका प्रेशर क्या होगा 4S/R, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा 4/3 पाई आर का क्यूब। यहां तक कोई मसला, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं हो रही आप लोग को, पक्का श्योर है। अब जरा गौर करें, जब यहां पे ना इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा पता है, ऊपर आ जाएगा R1 का स्क्वायर, यहां आ जाएगा R2 का स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा केवल और केवल R का स्क्वायर। सही जा रहा हूं, सही जा रहा हूं, बेहतरीन, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहा हूं, ठीक है। अब देख क्या हो जाएगा, 16/3 S पाई R1 का क्यूब, ठीक है, R1 का स्क्वायर। तो मैं इसको कहां पे लिखूं, इसके आगे बढ़ा दूं स्क्रीन को। एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं पूरी कहानी को। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं पूरी कहानी को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। तो अब अपने पास क्या आएगा 16/3 S पाई। चलो शुरू करें, 16/3 S पाई R1 का स्क्वायर, ये था 16/3 S पाई R1 का स्क्वायर। बिकॉज ये कट गया ना, ऊपर R1 का क्यूब था, नीचे R1 था, तो कट गया, R1 का स्क्वायर बचा। तो इसके आगे क्या बचेगा बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस दूसरे वाला क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 16, तो 16/3 सरफेस टेंशन सेम था S पाई R2 का स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू यहां बचेगा 16/3 S पाई R का स्क्वायर। अब भाई 16/3 S पाई तो जो है वो कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो 16/3 S पाई जैसे आप कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, R1 का स्क्वायर, फिर बचेगा R2 का स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू राइट में क्या बचेगा 16/3 S पाई को रखो बाहर, और ये अपने पास आ जाएगा R का स्क्वायर। यहां तक कोई मसला, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। चले, अब जिसको जाना है उसको जाना है भाई, उसे कौन रोक सकता है। 16/3 निपटा दो, S पाई से लेकर के S पाई को निपटा दो, तो अब जो बचेगा वो क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, R का स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग भी जानते हैं और भली भांति जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे पहले वाले सोप सोल्यूशन या पहले वाले सोप बबल का जो रेडियस था वो R1 था, दूसरी वाली का R2 था। कंबाइन करने के बाद जो बना, जो हमको लग रहा था कि कंबाइन करने के बाद तो R1 प्लस R2 होना चाहिए था, कॉमन सेंस ऐसा लगता है हमको कि R1 प्लस R2 होना चाहिए था, जबकि ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या असलियत में, R, अब एक ये R2 का स्क्वायर नहीं R का स्क्वायर, यहाँ R2 नहीं होगा, R होगा ऑब्वियसली, ठीक है। R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, अपने पास R का स्क्वायर। अब एक काम करो, R का स्क्वायर क्या हो चुका है बेटा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। आपको तो R निकालने से मतलब था, तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। इतना सिंपल था ये पूरा डेरिवेशन, इतना सिंपल था ये पूरा डेरिवेशन। क्या बोलते हो भाई।
आई पूरी बात समझ? तो ये जो हमारे पास अल्टीमेटली फॉर्मूला आया था, इसको भैया दिल में बसा के रखना। तो ये रहा अपने पास रेडियस ऑफ द कंबाइंड बबल विच इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय ड्रॉप, विच इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू डिफरेंट बबल्स। ठीक है, चलो एक काम करो, उसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये हो गया आपका डन। ठीक है, ये आ गया अपने पास रेडियस ऑफ टू कंबाइंड बबल्स, जब बनते हैं वो एक बबल जब बन जाता है। ठीक है, चलिए ओके, डन डन डन, क्लियर करें, आगे बढ़ें। ओके ये इसके डेरिवेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था कि जो पूरा प्रोसेस है वो हो रहा है अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने देख लिया होगा, मेरे ख्याल से यहां तक भी कोई परेशानी आपको नहीं हो रही होगी। ठीक है, सेम डेरिवेशन का पार्ट था, सेम पार्ट था। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ इंटरफेस व्हेन टू सोप बबल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द इंटरफेस निकालना है आपको। ठीक है, इंटरफेस का आपको रेडियस निकालना है, कंबाइंड इंटरफेस का। जैसे मान लो फॉर इंस्टेंस, अगर इसको वाइट से करूं क्या, मस्त लगेगा। चलो जैसे मान लो एक छोटा सा बबल ये रहा, ठीक है, और एक बबल रहा बेटा ये वाला। ठीक है, अब यहां पे हुआ क्या है, इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस है R1 के बराबर, और इसका जो रेडियस है वो मान लो R2 के बराबर है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि R1 छोटा है, क्लियरली हमको दिख रहा है कि R1 जो है वो छोटा है और R2 जो है वो बड़ा है। ठीक है, आप जरा गौर करो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, 4S/R, जिसका रेडियस छोटा उसका प्रेशर बड़ा। तो यहाँ पे जैसे अब इंटरफेस की जब बात करूं, इंटरफेस की जब तुमसे बात करूं, तो ये जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है ना बेटा, दिस इज द इंटरफेस। ये जो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, दिस इज द इंटरफेस। ठीक है, अब जो यहाँ पे नेट एक्सेस प्रेशर बनेगा, जरा उस पर गौर करना अच्छे से बेटा, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो नेट एक्सेस प्रेशर बनेगा, नेट एक्सेस प्रेशर जो बनेगा वो जरा गौर करें, किसका ज्यादा होगा। देखो रेडियस कम तो प्रेशर ज्यादा, रेडियस कम तो प्रेशर ज्यादा, तो P1 माइनस क्या हो जाएगा, P2, P1 माइनस क्या हो जाएगा, P2। ठीक है, अब जरा गौर करो, नेट एक्सेस प्रेशर P, ये हो जाएगा P1 माइनस हो जाएगा P2। ठीक है, अब प्रेशर क्या होता है, 4S/R, प्रेशर क्या होता है बेटा, 4S/R। तो 4S, अब ये रेडियस क्या होगा बेटा, इंटरफेस का रेडियस होगा 4S/R। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 था, ये पहले वाले का था, तो 4S/R1, 4S बाई नीचे क्या आ जाएगा R1, और माइनस ये क्या हो जाएगा 4S/R2। ठीक है, 4S कॉमन निकाल लो पूरा तो कट जाएगा, तो 1 अपॉन रेडियस ऑफ द इंटरफेस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 अपॉन R1 माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन R क्या हो जाएगा, जरा सॉल्व करें, R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा बेटा, R2 माइनस R1 अपॉन नीचे हो जाएगा R1 R2। ठीक है, इतना पूरा सॉर्टेड है। अब एक काम करो, करो उसको रेसिप्रोकेट। ठीक है, नाउ reciprocate we have, now reciprocate it, we have। जैसे आप इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, तो जरा गौर करिएगा, जब इसको आप रेसिप्रोकेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा R। ठीक है, अब ये R किसके बराबर हो जाएगा, R हो जाएगा R1 R2, देखना जरा, बस मल्टीप्लाई, बस इसको उल्टा कर दिया यार, तो ये कितना आ जाएगा R1 R2 अपॉन नीचे आ जाएगा R2 माइनस R1, नीचे आ जाएगा R2 माइनस R1। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ द इंटरफेस। चलिए ये रहा आपके पास कंप्लीट फाइनल आंसर। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे अपनी ये वाली कहानी जो है वो खत्म हो जाती है। हो गया हो गया हो गया, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सिंपल टॉपिक था। मेरे ख्याल से आपको पूरी कहानी जो है वो बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। बस अब करना क्या बचा बेटा कि आराम से जा करके अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना, फॉर्मूले की शीट में इन फॉर्मूलों को अच्छे से ऐड कर लेना इस चैप्टर के लिए। उसके बाद तो जो पूरा प्रोसेस है आगे वाला भी वो बहुत स्मूथ होने वाला है, बिकॉज ये सब चीजें जो आपने पढ़ी है ना, इसमें आपको एक्सेसिव प्रेशर का फंडा यूज करना पड़ा था, और एक्सेसिव प्रेशर को समझने के लिए सरफेस टेंशन का फंडा यूज करना पड़ा था। वो सारी चीजें हम कवर अप करते हुए चल रहे हो, तो बेहतरीन फ्लो है, अब आगे भी ऐसा ही फ्लो बना रहेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा कंटेंट जो था आपको बेहतरीन तरह से समझ में आ गया है। चलिए अब जैसा आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है आप लोगों को सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड,
यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की क्लासेस विद एंटायर सिलेबस कवरेज। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।